यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज की क्लास है हमारी ओबीजी बेस्ड क्लास। तो जिनका भी अपकमिंग रेलवे डीएसएसबी वालों का पेपर इसी मंथ में है, रेलवे की अभी एग्जाम डेट नहीं आई है, फॉर्म 17 तारीख से फिलअप होना है, नॉरसेट की आ गई है। तो आपको जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए क्लासेस आपको हेल्पफुल रहने वाली हैं। जैसा मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि जितने भी रेलवे के पेपर होंगे उनको चैनल पर भी अपडेट किया जाएगा और पीडीएफ फॉर्मेट में भी वो आपको अवेलेबल है। डीएसएसबी के पूरे पेपर्स अवेलेबल हैं और डीएसएसबी का पेपर है जो इस बार रिकॉर्ड तोड़ शिफ्ट में होने वाला है, मतलब कि 22 शिफ्ट में पेपर होना है डीएसएसबी का। तो आप लोग रेडी रहिए क्योंकि 200 नंबर का क्वेश्चन आना है आपको। तो जो भी लोग यहाँ पर अपकमिंग तैयारी कर रहे हैं, JIPMER का भी एग्जाम है आपका आने वाले टाइम में, तो जो भी लोग जितने भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए क्लासेस हेल्पफुल रहेंगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अभी हाल फिलहाल में PGI नोएडा में एक वैकेंसी निकली है। जिन्होंने नोटिफिकेशन नहीं देखा है तो प्लीज आप जाके देखिए, चैनल पर ही मैंने अपडेट किया है। परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसीज हैं जिसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल रहने वाले हैं। कोई भी आपको डाउट वगैरह रह जाता है तो मैंने वहाँ पे एक जो ऑफिशियल नंबर है वो नंबर भी ऐड कर रखा है। और जो भी लोग, एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए क्लास स्टार्ट करने के पहले, वो मैं आपको बता दूं कि जो भी लोग बुक ऑर्डर करना चाहते हैं बुक को ऑर्डर कीजिए। आपके लिए लिमिटेड शॉर्ट टाइम के लिए मैं ऑफर ऐड करती हूँ। अभी बुक का प्राइस मैं आपको दिखाती हूँ कितना ज़्यादा है जो घटा पर है, जो अभी 19% का डिस्काउंट चल रहा है, 19% का 699 बुक की MRP है। और बुक के पेज की क्वालिटी की बात करें हम तो अभी तक जितनी भी बुक्स डिलीवर हुई हैं, क्वालिटी या फिर कंटेंट्स रिलेट करता हुआ किसी भी बच्चे को कोई इशू नहीं हुआ है, मोर देन जितनी भी बुक्स गई हैं अभी। तो यहाँ पर आप बुक आपके लिए ऑफर इसलिए ऐड किया गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बुक को है जो पढ़ें, देखें इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस हैं, क्या क्या है, सब चीज़ें आपके लिए बेस्ड ऑन योर सिलेबस के ऐड की गई हैं। अब यदि आप लोग रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसी रेलवे एग्जाम के कारण मैंने इस बुक का प्राइस है जो ड्रॉप किया हुआ है कि बहुत सारे लोगों को ये डाउट हो रहा था कि वो 699 की बुक लेंगे देन रेलवे के पेपर्स कैसे ले पाएंगे, DSSB के कैसे ले पाएंगे। तो उनके लिए दोनों, जो यहाँ पर चाहे आप कोई सा भी एग्जाम देते हो, बुक का जो मेन इसमें कंटेंट है वो मैं आपको बता दूं कि NHM CHO के पेपर्स हैं, मोर देन 55 से ज़्यादा पेपर हैं, मॉडल पेपर्स हैं, आपको सीरीज है इस बुक में जो आपके अलग अलग एग्जाम्स के लिए आपको हेल्पफुल होने वाली है। 7,000 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे आपके कवर होते हैं। अब जो भी लोग इस बुक को लेना चाहते हैं तो ये ऑफर है जो लिमिटेड टाइम के लिए ऐड किया जाता है, कभी कभी 24 आवर के लिए, कभी कभी 48 आवर या कभी कभी 10 आवर के लिए। तो जो भी लोग बुक को लेना चाहते हैं वो ऑर्डर कर सकते हैं। आप यदि डायरेक्ट बुक को ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी बुक को ऑर्डर कर सकते हैं, और यदि आपको कोई डाउट रह जाता है बुक के रिगार्डिंग तो आप वो भी पूछ सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो सबके पास रहता है ऑलमोस्ट, जिसके पास नहीं हो तो क्लास के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाला हिस्सा होता है वहाँ पर मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। तो बुक को जो भी लोग ऑर्डर करना चाहते हैं ऑर्डर कीजिए। और साथ में यदि आप रेलवे का पेपर दे रहे हैं या DSSB, क्या इस बुक को आप पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं क्योंकि इसमें आपको नर्सिंग का ही कंटेंट है, मोस्ट ऑफ दी नर्सिंग का 85% कंटेंट यहाँ पे आपको ऐड किया गया है। जो भी आपके डाउट वगैरह रह जाएंगे वो सब आपको यहाँ पे क्लियर किए जाएंगे। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट जी। एंड OBG के अलावा यहाँ पर हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो आपके कौन से होंगे? होंगे आपके चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के, जिनका DHS के लिए एग्जाम है। DHS वालों का एग्जाम होने वाला है, DHS मेघालय के लिए वैकेंसी आई है तो उसका जो एग्जाम होने वाला है उनके लिए भी ये बुक हेल्पफुल रहेगी। तो आप लोग बुक को जरूर पढ़ सकते हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि बुक ओनली NHM CHO बेस्ड है, तो ऐसा नहीं है। बुक में आपको 6 से 6,500 है जो क्वेश्चन आए हैं तो वो आपके लिए क्या है, ऐड किए गए हैं एक ही बुक में 6,500 7,000 क्वेश्चन तक। वो यहाँ पे मैं इसलिए ऐसा आपको बुक का जो आप फ्रंट पेज देखेंगे तो आपको 6,000 ऐड इसलिए है क्योंकि जब जो ISBN और जो गवर्नमेंट की प्रोसीजर चल रहे थे उस दौरान इतनी ही बुक रेडी हुई थी, लेकिन आफ्टर दैट और एग्जाम हुए अप्रैल 2024 तक तो उन पेपर्स को भी ऐड किया गया था। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारा,
फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द टाइप ऑफ पेल्विस इन विच द फीचर्स आर हार्ट शेप्ड, ब्रिम, narrow for pelvis and sciatic notch with prominent ischial spine and supportive angle less than 90 डिग्री। तो ये कौन सी पेल्विस है जिसके फीचर्स बताए गए हैं? क्या है? ब्रिम है, कैसी है? हार्ट शेप ब्रिम है, नैरो फोर पेल्विस है, सियाटिक नोच विद प्रोमिनेंट ischial स्पाइन है। तो ये कौन सी पेल्विस है यहाँ पर? गायनेकॉइड, एंड्रॉइड, एंथ्रोपॉइड या फिर नन ऑफ द अबव? कौन सी टाइप की यहाँ पर पेल्विस की बात की जा रही है? तो यहाँ पर जब भी हार्ट शेप ब्रिम की बात की जाए, कैसे हार्ट शेप ब्रिम की बात की जाए, तो ये कहलाती है आपकी एंड्रॉइड पेल्विस। कौन सी? एंड्रॉइड पेल्विस। जब भी हार्ट शेप ब्रिम की बात की जाए तो ये कौन सी कहलाएगी? एंड्रॉइड पेल्विस है। देखिए यहाँ पर 4 टाइप की पेल्विस होती हैं जनरली। तो मोस्ट ऑफ दी यदि आपको पूछे गायनेकोलॉजिकल में सबसे कॉमन नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए जो कंसीडर की जाती है वो होती है गायनेकॉइड पेल्विस, जो यहाँ पर 50 to 70% फीमेल में पाई जाती है। वर्ल्ड वाइड बात करें हम तो एशियन वुमेन में 50 to 70% है, जो ऑल वर्ल्ड वाइड है, जो यहाँ पे होती है। और जनरली यहाँ पर जो सैक्रल कर्व है कैसा होता है? प्रॉपर वे में होता है, राउंडेड इनलेट होगा। कैसा होगा? राउंडेड इनलेट होता है गायनेकॉइड का। हार्ट शेप होता है किसका? एंड्रॉइड का। किसका होगा? एंड्रॉइड का। जो ब्रिम होता है, इनलेट होता है, हार्ट शेप होता है। और यदि हम बात करें एंथ्रोपॉइड की, इसकी एंथ्रोपॉइड की, तो जनरली मेल में पाई जाती है और इसका जो इनलेट होता है वो ओवल शेप होता है। कैसा होता है? ओवल शेप। तो चारों टाइप की पेल्विस है, आपको इनका इनलेट क्या है? इनका इनलेट कौन सी गायनिक जो वेजाइन डिलीवरी के लिए फेवरेबल है, मेल में कौन सी पाई जाती है, तो ये सब आपको पता होने चाहिए। क्लियर? क्योंकि इनलेट कौन से डायमीटर है, क्या यहाँ पर जो प्रोमिनेंट है, इन सब से क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा कि हार्ट शेप ब्रिम है, नैरो फोर पेल्विस है, सियाटिक नोच में प्रोमिनेंट ischial स्पाइन है, इट्स अ एंड्रॉइड पेल्विस। क्या है? एंड्रॉइड पेल्विस। नेक्स्ट वन इज, एट 8 वीक्स ऑफ जेस्टेशन द यूट्रस लुक्स लाइक। यदि 8 हफ्ते का जेस्टेशनल पीरियड है, प्रेगनेंसी है, 8 हफ्ते की प्रेगनेंसी को एम्ब्रियो फीटस नहीं कहा जाएगा, जो यूट्रस में मटेरियल होगा वो एम्ब्रियो कहलाएगा। तो यदि 8 हफ्ते का जेस्टेशन है तो यूट्रस कैसी देखने में लगेगी? लार्ज ऑरेंज, क्रिकेट बॉल, साइज ऑफ ग्रेप फ्रूट या फिर स्मॉल अनरिप्ड पियर। तो यहाँ पर ग्रेप फ्रूट की तो 4 वीक में रहेगी, लेकिन ऑरेंज शेप में। कैसे? 8 हफ्ते की प्रेगनेंसी में यूट्रस कैसी लुक्स लाइक होगी? लार्ज ऑरेंज शेप में, या फिर आप एक बॉल भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑरेंज शेप है जो एक कंसीडर किया जाएगा। बॉल गोल रहेंगी, ऑरेंज है जो उतने गोल की जगह थोड़ा सा इनमें ओवल भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर यूट्रस कैसी देखने को मिलेगी 8 हफ्ते की प्रेगनेंसी में? लार्ज ऑरेंज के जैसी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? लार्ज ऑरेंज। पर a strong, persistent and irrational fear of some specific object or situation that presents little or no danger to a person is called। तो यहाँ पर strong है, irrational fear है, तो ये क्या है? सिनकोप, इंसोम्निया, फोबिया या फिर एमनेसिया, क्या कहलाएगा ये? स्ट्रॉन्ग, परसिस्टेंट, इरेशनल फियर, तो ये कहलाता है क्या? फोबिया। क्या है? फोबिया। सिनकोप मतलब तो बेहोशी टाइप की होना, आपको फेंटस टाइप की। एमनेसिया का मतलब होता है भूलने की बीमारी, शॉर्ट टर्म में जिसको मेमोरी लॉस भी आप कह सकते हैं। इंसोम्निया का मतलब होता है कि स्लीपिंग डिफिकल्टी। तो अब बचता क्या है? फोबिया। फोबिया का मतलब होता है रेशनल फियर। क्या है? रेशनल फियर। फोबिया अलग अलग टाइप के होते हैं। अब इनके बेसिक टाइप हम जान लेते हैं जो आपको आ सकते हैं। एक्रोफोबिया, किसी किसी को ऊंचाई से डर लगता है। एरोफोबिया मतलब फियर ऑफ फ्लाइंग, फ्लाइट में बैठने से किसी को डर लगता है, जो टर्बुलेंस वगैरह होते हैं उसके कारण। एस्ट्राफोबिया, किसी किसी को जो बादल चमकते बिजली गरजती उससे डर लगेगा। ऑटोफोबिया, किसी किसी को अकेले रहने में भी डर लगेगा। क्लस्ट्रो कॉमन है, एग्जाम में बहुत आता है, किसी किसी को
क्राउडेड स्पेस या फिर किसी बंद जगहों पर डर लगना। हीमोफोबिया, फोबिया जुड़ गया मतलब डर और हीम जुड़ गया मतलब की वर्ड। हाइड्रो मतलब वाटर से फोबिया होना, और ये रेबीज वालों में बहुत देखने को मिलेगा। जूफोबिया, किसी किसी को एनिमल से, जानवरों से बहुत डर लगता है। डिपेंड करता है कि वो जानवर कौन से हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, सिनकोप का मतलब होता है फेंटिंग और अ सडन टेम्पररी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ये चीज़ आपके साथ, क्या सभी के साथ जिंदगी में एक बार तो हो ही जाती है कि आपके साथ कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाए जिसमें आप कॉन्शियसनेस अपनी खो दें टेम्पररी, कुछ टाइम के लिए। इंसोम्निया मतलब नींद ना आना। एमनेसिया, इनएबिलिटी टू रिमेंबर इवेंट्स फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ इंजरी के कारण या फिर कुछ मेडिसिन के कारण ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट वन इज a TB positive patient is on DOTS treatment, complained that his urine become orange. The nursing officer knows this is the common side effect of which medicine. यदि आपके पास ट्यूबरक्लोसिस का TB पॉजिटिव का मरीज आता है, डॉट्स ट्रीटमेंट पर चल रहा है, आके कहे कि उसका यूरिन का कलर कैसा आ रहा है, ऑरेंज, तो एज अ नर्सिंग ऑफिसर आपको क्या पता होना चाहिए कि ये डॉट्स ट्रीटमेंट की किस ड्रग के कारण ये साइड इफेक्ट हुआ है। ऑप्शन में स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनियाजिड, रिफाम्सिन या फिर इथाम्ब्यूटोल। जब डॉट्स ट्रीटमेंट में जो प्राइमरी ट्यूबरकुलर ड्रग दी जाती हैं, फर्स्ट क्लास ड्रग दी जाती हैं इसमें डॉट्स में, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन का पूछे तो ऑडिटरी नर्व डैमेज कर सकती है, 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व और डीफनेस की प्रॉब्लम है जो हो सकती है। यदि ऑरेंज यूरिन की बात की जाए तो ये होता है रिफाम्सिन के कारण। किसके कारण? रिफाम्सिन के कारण। स्ट्रेप्टोमाइसिन बस इसमें एक ओनली ऐसी ड्रग है जिसको इंजेक्टेबल फॉर्म में दिया जाता है। किसमें? इंजेक्टेबल फॉर्म में दिया जाता है, प्रेगनेंसी में अवॉइड की जाती है। आइसोनियाजिड, रिफाम्सिन, इथाम्ब्यूटोल, पायराजिनामाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, 5 एंटी ट्यूबरकुलर की प्राइमरी ड्रग्स हैं, डॉट्स ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती हैं। डॉट्स ट्रीटमेंट की यदि हम बात करें तो एटलीस्ट है जो 6 मंथ तक का तो होता ही होता है। कितना? 6 महीने तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबर पंचर इज डन इन बिटवीन विच वर्टिब्रा। तो लंबर पंचर है जो किस वर्टिब्रा में किया जाता है? C2, L4, L1, L2, L4, L5, L2, L3। कहाँ पर लंबर पंचर किया जाता है? लंबर पंचर के लिए जो बेस्ट वर्टिब्रा यहाँ पे यूज की जाती हैं वो होती हैं L4 to L5 तक। क्या है? L4 to L5 तक। यहाँ पर सी शेप पोजीशन भी दे सकते हैं, सिटिंग पोजीशन भी दे सकते हैं और लाइन साइड लाइन पोजीशन भी दी जाती है। तो ये देखिए यहाँ पर जो स्पाइनल निडल है, 3rd और 4th में भी इंजेक्ट करके CSF को बाहर निकाला जा सकता है, और L4 और L5 में। लेकिन यदि आपको एग्जाम में L4 और L5 एंड L3 और L4 दोनों है तो आप मार्क किसको करेंगे? तब आपको L4 to L5 को मार्क करना होगा, क्योंकि कॉमनली हॉस्पिटल में यही साइट है जो अपनाई जाती है। याद रखना है आपको ये चीज। नेक्स्ट वन इज, पोजीशन आपको इमेज बेस्ड में देके पूछी जा सकती है। जो दोनों पोजीशन दी गई है, लंबर पंचर किया क्यों जाता है? CSF को बाहर निकाल के टेस्टिंग की जाती है। कुछ यदि प्रॉब्लम्स है, कुछ साइन सिम्टम ऐसे दिख रहे हैं जिसमें CSF का एग्जामिनेशन होना जरूरी है, तब लंबर पंचर है जो किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज, Which term is used to describe the insufficient amount of amniotic fluid? यदि amniotic fluid का अमाउंट क्या है, कम है, तो कौन सा टर्म यूज किया जाएगा? ओलिगोयूरिया, पॉलीहाइड्रोमनियास, ओलिगोहाइड्रोमनियास या फिर हाइपरेमेसिस, कौन सा टर्म यूज किया जाएगा? यहाँ पर यदि एमनियोटिक फ्लूइड क्या इनसफिशियंट है, इनसफिशियंट का मतलब होता है कम होना है। ओलिगोयूरिया तो यूरिन से रिलेट करेगा आपका, एमनियोटिक फ्लूइड से नहीं। हाइपर एमेसिस का मतलब होता है प्रेगनेंसी में होने वाली वॉमिटिंग। पॉली मतलब ज़्यादा होता है, कोई भी चीज़ हो। ओलिगो मतलब कम होगा। तो ओलिगोहाइड्रोमनियास क्या है? एमनियोटिक फ्लूइड यदि इनसफिशियंट है तो ये क्या कहलाएगा? ओलिगोहाइड्रोमनियास। पॉलीहाइड्रोमनियास मतलब कि ज़्यादा होना, 2000 ml से भी ज़्यादा। क्या है? जो अल्फा पीटो इंडेक्स होता है, AFP इंडेक्स, मोर देन 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना और 2000 ml से ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड का होना, वो कंडीशन कहलाती है क्या? पॉलीहाइड्रोमनियास। नेक्स्ट वन इज, इन
in an emergency when the patient is unable to state his blood group if it is safer to cross match with which blood group। यदि लेट से कि हॉस्पिटल में कोई मरीज आया है, उसका पता नहीं है कि उसका कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो सेफर साइड कौन सा ब्लड ग्रुप आप उसको दे सकते हो, ओ नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव या फिर नन ऑफ दी अबव। इमरजेंसी में कोई मरीज है अनेबल टू स्टेट हिज ब्लड ग्रुप, तो क्रॉस मैच के लिए कौन सा ब्लड ग्रुप सेफ होगा, वो होगा ओ नेगेटिव। कौन सा, ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर। क्या है, यूनिवर्सल डोनर। अब यदि रिसिपिएंट की बात की जाए कि जो किसी का भी ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकते हैं, तो वो होते हैं ओ बी, ए बी पॉजिटिव। कौन से, ए बी पॉजिटिव। यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्या है यहाँ पर, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है जो क्या है, वो है ए बी पॉजिटिव, नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर। नेक्स्ट वन इज if a pregnant woman has one live baby already, he has aborted 2 times, then obstetric history will be। GTPL स्कोरिंग एग्जाम में आपको बहुत आती है, कई एग्जाम्स में आती है GTPL स्कोर निकालना। अब यहाँ पर यदि प्रेग्नेंट लेडी है, यहाँ पर एक उसका बच्चा ऑलरेडी है, 2 को अबॉर्ट कर चुकी है, तो जो जेस्टेशनल ओबीजी हिस्ट्री है, जो GTPL स्कोर है, वो क्या निकलेगा, G1 P2 A0, G4 P1 A2 या फिर G4 P0 A1 F नन ऑफ दी अबव। फर्स्ट थिंग, ऑलरेडी एक बच्चा है, वो 2 बार अबॉर्ट कर चुकी, मतलब टोटल 3 टाइम जेस्टेशनल पीरियड हो गया, और अभी रिसेंट में प्रेग्नेंट है, तो 4 तो उसका ए हो गया, G4 स्कोर हो गया, मतलब अभी प्रेग्नेंट है, एक बेबी ऑलरेडी है, 2 अबॉर्ट हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। अब यहाँ पर तो G4 हो गया, लेकिन वो 2 बार अबॉर्शन करवा चुकी है, तो A2 हो गया आपका। प्रेजेंट में एक बच्चा है, अभी लाइव बेबी है, तो 1 हो गया, तो स्कोरिंग आपकी क्या होगी, G4 P1 A2। क्या है, G4 P1 A2। नेक्स्ट वन इज एब्रप्ट विड्रॉवल ऑफ बारबिचुरेट कॉज। यदि बारबिचुरेट्स को सडन स्टॉप कर दिया जाए तो क्या विड्रॉवल सिम्टम देखने को मिलेंगे, स्लीपीनेस, इरिथेमा, ईचिंग या फिर सीजर्स। एब्रप्टली बारबिचुरेट्स को विड्रॉ करने के कारण जितनी भी जो साइकोटिक ड्रग्स होती हैं, उनको डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं जब, तो बिना डॉक्टर की परमिशन के उनको विड्रॉ नहीं किया जाता है, और यदि उनको सडनली स्टॉप किया जाता है, पर्सन को सीजर्स भी आ सकते हैं। इवन जिसको सीजर्स की कंप्लेन नहीं है, उसको भी सीजर्स आने के चांसेस हो सकते हैं। सीजर, रेस्टलेसनेस, इंसोम्निया, वीकनेस होगी, नोजिया वॉमिटिंग होगी, एंजाइटी होगी, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी। तो जो बारबिचुरेट्स क्या है, CNS डिप्रेसेंट है, और इनको यदि दिया जा रहा है और सडनली यदि इनको स्टॉप कर दिया जाए, तो ये क्या करेंगे, सीजर्स की कंडीशन भी पेशेंट को कॉज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर बहुत आता है जो कि एग्जाम में आपके लिए, लोकलाइज्ड एडिमा और कलेक्शन ऑफ फ्लूइड ऑन द फीटल स्कैल्प दैट डेवलप ड्यूरिंग लेबर इज नोन एज। तो लोकलाइज्ड एडिमा है जिसमें फ्लूइड का कलेक्शन हो रहा है फीटल स्कैल्प में, पूरे हुआ है ड्यूरिंग द लेबर के टाइम पर, तो ये क्या होगा, मोल्डिंग होगी, कैपेट सक्सीडेनम होगा, क्राउनिंग होगी कि सेफेलोहेमेटोमा होगा। लोकलाइज्ड एडिमा की बात की जा रही है यहाँ पर, किसकी, लोकलाइज्ड एडिमा की बात की जा रही है, जिसके कारण फीटल स्कैल्प में फ्लूइड का कलेक्शन हुआ है, और ये हुआ है लेबर के टाइम पर, या तो ऑब्स्टेटिक लेबर रहा है या प्रोलॉन्ग टाइम तक फीटल का हेड है जो एंगेज्ड रहा है, तो इसके कारण ये कंडीशन हो सकती है, और ये कहलाता है कैपेट सक्सीडेनम। क्या है, कैपेट सक्सीडेनम। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन 2 ऑप्शन में होती है, सक्सीडेनम और सेफेलोहेमेटोमा में। सेफेलोहेमेटोमा बात करें तो ब्लड, हीम ब्लड जुड़ गया, मतलब ब्लड यहाँ पे हो, लेकिन जब कलेक्शन ऑफ फ्लूइड है, लोकलाइज्ड एडिमा और स्कैल्प के यहाँ पर है, तो ये कहलाता है कैपेट सक्सीडेनम। हेमेटोमा, सेफेलोहेमेटोमा मतलब ब्लड, वो हुआ है कुछ इंटरनल ब्लीडिंग इंजरीज, जो प्रेशर लगा है पेल्विक के यहाँ से उस दौरान, तो वो क्या कहलाएगा, सेफेलोहेमेटोमा, जो कि कुछ दिनों में अपने आप ठीक भी हो जाता है। कैपेट सक्सीडेनम, प्रेशर इसमें भी पड़ा है, लेकिन यहाँ पर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है स्कैल्प के यहाँ पर। दोनों इमेज आप याद रखें, एग्जाम में इमेज आ सकती हैं। नेक्स्ट वन इज
What is the most common site of injury from blunt chest trauma? Blunt chest trauma में most commonly site क्या होगा इंजरी के लिए? ऑप्शन में है यहाँ पर aorta, SBC, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। फ्लेयर चेस्ट आपने नाम सुना होगा, फ्लेयर चेस्ट। तो यहाँ पर जो मोस्ट कॉमन साइट होगी ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा के कारण वो कौन सी होगी? वो होती है राइट वेंट्रिकल साइड। कौन सी? राइट वेंट्रिकल साइड। यहाँ पर राइट वेंट्रिकल टू स्टर्नम के यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी ज़्यादा होती है, इस कारण से यहाँ पर क्या होगा? ट्रॉमा होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। फ्लेयल चेस्ट देखने को मिलेगा, जो रिब्स है छोटे छोटे पार्ट में ब्रोक होके वहाँ पे फ्लोट टाइप होंगी। वो का मतलब क्या होता है? द चेस्ट वॉल दैट इज फ्लेयल इज अनेबल टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द लंग एक्सपेंशन। तो यहाँ पर यदि रिब्स छोटे छोटे पार्ट्स में क्या हो गई? ब्रोक हुई है, तो यहाँ पर जब जो प्रेशर पड़ेगा लंग्स एक्सपेंड होने में, उस दौरान जो चेस्ट दिखाई देगा वो कैसा होगा? फ्लेयल टाइप। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है? फ्लेयल चेस्ट। नेक्स्ट वन इज which of the following biochemical marker detected in the mother's blood in NTD? तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की कंडीशन होती है तो सीरम ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, उसमें कौन सा मार्कर देखने को मिलेगा यदि बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट डेवलप हो रहा है? तो अल्फा फीटोप्रोटीन, एस्कॉर्बिक एसिड, एल्कलाइन फॉस्फेट या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो एनटीडी है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में कौन सा बायोकेमिकल मार्कर है जो डिटेक्ट होगा? नॉर्मल रहता है लेकिन कम या ज़्यादा होना प्रॉब्लमेटिक होता है, तो वो होगा अल्फा फीटोप्रोटीन। क्या होगा? अल्फा फीटोप्रोटीन। यदि एनटीडी में यदि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की कंडीशन हुई है तो जो अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल कैसा है? हाई रहेगा। और यदि डाउन सिंड्रोम की कंडीशन रहेगी तो जो अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल है क्या होगा? लो होगा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, अल्फा फीटोप्रोटीन यदि क्या है? हाई है। क्या है? हाई है। मतलब यहाँ पर क्या डेवलप हो रहा है? बच्चे को एनटीडी, स्पाइना बाइफोसा उल्टा हो सकता है, मेनिंगोमायोसिस, ये सब कंडीशन हो सकती है। यदि एएफपी अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल क्या है? लो है, तो बच्चे को डाउन सिंड्रोम मतलब कि ट्रायोसोमी डेवलप होने के चांसेस भी रहेंगे। तो दोनों केसेस में दिक्कत होगी। क्लियर? तो माँ के ब्लड में जो एनटीडी वाली यदि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की बात की जाए तो जो बायोकेमिकल मार्कर होगा अल्फा फीटोप्रोटीन, और यदि हाई होगा तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट डेवलप हो रहा है, लो होगा तो डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट वन, the normal condition in which the umbilical is inserted through the membrane of placenta is known as। तो एक एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें एम्ब्लाइका इंसर्ट होगी कहाँ से? थ्रू द मेम्ब्रेन ऑफ प्लेसेंटा से। तो क्या? वेलामेंटस, वेटल डोर, एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा या फिर नन ऑफ द अबव। कौन सी कंडीशन होगी जिसमें एम्ब्लाइका से जो मेम्ब्रेन के थ्रू प्लेसेंटा में इंसर्ट होगी? वो कहलाएगा आपका वेलामेंटस इंसर्शन ऑफ प्लेसेंटा। क्या होगा? वेलामेंटस इंसर्शन। ये देखिए, नॉर्मली जो कॉर्ड है क्या है? नॉर्मली जो कॉर्ड है कहाँ से इंसर्ट होती है? इधर से। लेकिन यहाँ पर जब ये मेम्ब्रेन के थ्रू इंसर्ट हो, कहाँ से? देखिए यहाँ पर ये मेम्ब्रेन के थ्रू एक्सपोज्ड रहेंगी जो अम्लाइकलन, बाहर तरफ से ऐसे नेक के यहाँ से टर्न होके जाएंगे, तो वो नॉर्मल नहीं है, वो कहलाता है वेलामेंटस। क्या है? वेलामेंटस ऑफ कॉर्ड इंसर्शन। नॉर्मल वे में कॉर्ड क्या रहेगी? डायरेक्ट इंसर्ट होगी, लेकिन वेलामेंटस में सर्वाइकल एरिया को कवर करेगी। और जब ये सर्वाइकल एरिया को बेबी के हेड की जगह जब भी कॉर्ड कवर कर जाए मतलब प्रॉब्लमेटिक है, तो ये कहलाता है वेलामेंटस इंसर्शन ऑफ कॉर्ड। क्लियर? नेक्स्ट वन, ब्रेडन स्केल इज यूज्ड फॉर असेसिंग द रिस्क फॉर। जो ब्रेडन स्केल है किसके लिए यूज की जाती है? डेक्यूबिटस अल्सर, हाइपरटेंशन, यूटीआई या फिर डीएम के लिए किसके लिए यूज किया जाता है ब्रेडन स्केल को? ब्रेडन स्केल ये यूज की जाती है डेक्यूबिटस अल्सर के लिए। देखिए यहाँ पर ब्रेडन स्केल में क्या क्या चीजें चेक की जाती हैं? मॉइस्चर, एक्टिविटी, मोबिलिटी, न्यूट्रिशन और फ्रिक्शन और सियर और साथ में सेंसरी। तो यहाँ पर जो बारबरा ब्रेडन और नैन्सी ब्रैक्सटन है 1987 में उन्होंने प्रेशर अल्सर के रिस्क के लिए इस ब्रेडन स्केल को क्या किया था? प्रिडिक्ट किया था कि मतलब इतने चीजें देखने को मिलती है, मतलब इतने इतने पॉइंट यहाँ पे आप दे सकते हैं।
तो टोटल यदि हम ब्रेडन स्केल स्कोर की हम बात करें 15 से 16 के बीच में माइल्ड होता है, लेकिन यदि 12 से 14 तो मॉडरेट, मतलब जो नंबरिंग यहाँ पे दी गई है 1 2 3 4 करके, तो यहाँ पर जो नंबरिंग यहाँ पे यूज की जाती है। क्लियर? तो यहाँ पर यदि ब्रेडन स्केल में पर्सन क्या है, सेंसरी, मॉइस्चरिंग, एक्टिविटी कैसी है, मोबिलिटी क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, फ्रिक्शन और शियर क्या है, ये सब नंबरिंग काउंट करके है जो दी जाती है। जितने कम नंबर होंगे मतलब उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, उतनी ज़्यादा स्टेज में अल्सर आपका फैल चुका है। तो डेक्यूबिटस अल्सर के लिए कौन सी स्केल अपनाई जाती है? ब्रेडन स्केल। क्या है? ब्रेडन स्केल। नेक्स्ट वन, द टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव वाज प्रेजेंटेड इन 1956 बाय। तो टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव 1956 में किसने दिए थे? बी स्किनर ने, मैक्स वेबर ने, बेंजामिन ब्लूम ने, या फिर सॉक्रेट्स ने? किसने दिए थे टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव? तो टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव दिए थे बेंजाम एस ब्लूम ने। किसने? बेंजाम ऑफ एस ब्लूम ने। टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव में 6 लेवल थे। पहला नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। 6 ऑब्जेक्ट थे बेंजामिन एस ब्लूम ने जो दिए थे टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन में। किसने? बेंजामिन ब्लूम। इनके 6 ऑब्जेक्टिव जरूर याद रखें, एग्जाम में आपको आ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज, आइडियली दिस केयर शुड बिगन सून आफ्टर कंसेप्शन एंड कंटिन्यू थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। कौन सी केयर है यहाँ पर जो कंसीव करने के बाद से लेके प्रेगनेंसी होने तक की जाती है, पूरी प्रेगनेंसी भर कंटिन्यू की जाती है? एंटीनेटल केयर, प्री कॉन्सेप्शनल केयर, इंट्रानेटल केयर या फिर पोस्टनेटल केयर? कौन सी केयर की जाती है सून आफ्टर कंसेप्शन से लेके पूरी प्रेगनेंसी में कंटिन्यू की जाती है? वो केयर कहलाती है एंटीनेटल केयर। प्री कंसेप्शनल केयर उनके लिए की जाती है जो बच्चे कंसीव करना चाहते हो, कंसीव नहीं हो रहे हैं, तो उनको जो केयर दी जाएगी। पोस्टनेटल आफ्टर द डिलीवरी दी जाएगी, परपीरियम पीरियड वाली केयर है यहाँ पर। एंटीनेटल में कंसीव करने से लेकर डिलीवरी के होने के पहले तक जो केयर दी जाती है वो कहलाती है एंटीनेटल केयर। एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू WHO के 4 एंटीनेटल विजिट बहुत जरूरी होती है। पहली विजिट जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म हो, सस्पेक्ट हो या कंफर्म हो। दूसरी 4 से 6 महीने में, मतलब 26 हफ्ते की प्रेगनेंसी में। तीसरी 8वें महीने में। चौथी होती है 9वें महीने में, 36 to 40 वीक्स के बीच में। एटलीस्ट मिनिमम विजिट की बात की गई है, मिनिमम 4 एंटीनेटल विजिट हैं जो क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इन चारों विजिट में किया क्या जाता है? BP चेक किया जाएगा, यूरिन टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट होगा, वेट और हाइट मेजरमेंट होगी जो कि ऑप्शनल रहती है, लेकिन यहाँ पर विजिट में ये चीज़ें भी यहाँ पे चेक की जाती हैं। लेकिन आपको ये 4 विजिट याद जरूर रखना है और उनका सीक्वेंस की कब कौन सी विजिट है जो की जाती है, एग्जाम में बहुत आता है। नेक्स्ट वन इज, अ प्रेग्नेंट लेडी डिलीवर्स द 1900 ग्राम ऑफ बेबी, द बेबी इज कंसिडर्ड इन विच कैटेगरी? यदि कोई प्रेग्नेंट लेडी 1900 ग्राम का बच्चा डिलीवर करती है तो ये किस कैटेगरी में आएगा? प्रीटर्म, लो बर्थ वेट, वेरी लो बर्थ वेट या फिर एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट में? तो इंडियन बेबीज का वजन होता है मोर देन 2.5 kg से ज़्यादा। कितना? 2.5 kg और 2500 ग्राम से ज़्यादा। लेकिन 1900 ग्राम का यदि बच्चा होता है, भले वो टर्म प्रेगनेंसी में हुआ है, मतलब कि 37 हफ्ते कंप्लीट करने के बाद हुआ है, तब भी वो क्या कहलाएगा? लो बर्थ वेट बेबीज। क्या है? लो बर्थ वेट बेबीज। नॉर्मल इंडियन बेबीज का जो बर्थ वेट 2.5 to 3 kg होता है, यदि 1500 से 2500 ग्राम तक आता है मतलब लो बर्थ वेट बेबीज है, या बिलो 2.5 है तो लो बर्थ वेट। एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट ELBW वाले वो बच्चे कहलाएंगे जो 1000 ग्राम से भी कम के हुए हैं। वेरी लो बर्थ वेट 1000 से 1500 ग्राम के बीच वाले। क्लियर? नेक्स्ट इज, बर्थोलिन डक्ट्स ओपन इनटू। तो जो बर्थोलिन डक्ट है कहाँ पर खुलती हैं? लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा, लोअर वेजाइना या फिर ग्रुप्ड बिटवीन लेविया मेजोरा एंड हाइमेन? कहाँ पर खुलती हैं?
बर्थोलिन डक्ट, इनका काम क्या होता है? बर्थोलिन डक्ट का काम क्या होता है कि लुब्रिकेशन के लिए म्यूकस और फ्लूइड को रिलीज करना। फीमेल में पाई जाती है ये ग्लैंड। तो बर्थोलिन ग्लैंड है, जो बर्थोलिन डक्ट है, कहाँ पे होती है? ओपन होती है ग्रुप बिटवीन द लेविया माइनोरा एंड हाइमेन के बीच में। यहाँ पे देखिए इमेज से इजीली समझ में आपको आएगा। बर्थोलिन ग्लैंड को ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। पेयर में होती है 0.5 सेंटीमीटर के। वेजाइना के दोनों साइड, लोअर राइट और लेफ्ट पोर्शन में रहेंगी। तो यहाँ पर यदि इनकी पोजीशन की बात की जाए तो लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट साइड में रहेंगी। राइट साइड 4 o'clock एंड 8 o'clock जैसी पोजीशन में रहेंगी वेजाइनल इंट्रोइटस के पास में। वेजाइनल इंट्रोइटस मतलब इंटरनल साइड रहेंगी और म्यूकस सीक्रेट करती हैं, जो कि वेजाइनल लुब्रिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर यदि इनकी ओपनिंग की बात की जाए तो ये कहाँ पे होती है? लेविया माइनोरा और हाइमेन के बीच में। बर्थोलिन ग्लैंड की डक्ट है, यहाँ पे क्या करती हैं? म्यूकस को रिलीज करती हैं। तो यदि डक्ट पूछा है और ग्लैंड पूछे कहाँ पे होती है, तो ग्लैंड होती हैं वेजाइना के दोनों साइड, पेयर में रहती हैं। और यदि इनकी डक्ट पूछी है तो कहाँ पर है? बर्थोलिन ग्लैंड डक्ट, तो ग्रुप्ड बिटवीन द लेविया माइनोरा एंड हाइमेन। नेक्स्ट इज a condition in which the menstruation occur but is not visible because of an obstruction of the outflow tract is known as। यदि मेंस्ट्रुएशन हो रहा है लेकिन बाहर फ्लो दिखाई नहीं दे रहा, ब्लीडिंग नहीं दिख रही है, आउटफ्लो नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कौन सी कंडीशन? और किसी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण ही ऐसा डेवलप होगा। सॉरी, क्रिप्टोमेनोरिया, जीरोकॉप्स, डिस्मेनोरिया या फिर मेनोरेजिया, कौन सी कंडीशन होगी? आएगी कि मेंस्ट्रुएशन आ रहे हैं, कंडीशन मेंस्ट्रुएशन अकर्स बट इट्स नॉट विजिबल ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये होगा यहाँ पर क्रिप्टोमेनोरिया। क्या होगा? क्रिप्टोमेनोरिया। डिस्मेनोरिया का तो मतलब होता है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, या फिर मेनोरेजिया में हैवी और प्रोलॉन्ग जो वेजाइनल ब्लीडिंग होगी मेंस्ट्रुअल साइकिल में, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग का होना, क्या है? मेनोरेजिया। अब यहाँ पर जो क्रिप्टोमेनोरिया है, इसका रीजन क्या हो सकता है? क्रिप्टोमेनोरिया जैसा कहा कि ऑब्स्ट्रक्शन के कारण। अभी ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पर कहाँ पर हो सकता है? तो ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पर होने के चांसेस या तो यूट्रस के यहीं पे रहेंगे, लेकिन ये जो कंजेनाइटल सेप्टम एट्रेसिया फिर कुछ ब्लॉक है, उसके कारण यहाँ पर ये फ्लो बाहर नहीं आ रहा है। और ये जनरली देखने को मिलता है इम्परफोरेट हाइमेन के केस में। इम्परफोरेट हाइमेन का मतलब होता है कि हाइमेन क्या है? ऑब्स्ट्रक्टेड है, उस केस में देखने को मिलेगा। और इसके लिए एक छोटी सी सर्जरी के थ्रू भी क्या किया जाता है? ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट इज, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? क्रिप्टोमेनोरिया। नेक्स्ट वन इज टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट। तो टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट आपने पढ़ा है, 4 डिफेक्ट होते हैं इसमें, सभी डिफेक्ट हैं किसी एक को छोड़कर। ओवरराइडिंग ऑफ अओर्टा, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट या फिर पल्मोनरी स्टेनोसिस। तो यहाँ पर जो 4 डिफेक्ट इंक्लूडेड होते हैं उसमें से कौन सा नहीं? ओवरराइडिंग ऑफ अओर्टा होगा, बीएसडी होता है, पल्मोनरी स्टेनोसिस होगा, लेकिन पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस की कंडीशन यहाँ पे नहीं होती है। क्या है? पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस की कंडीशन नहीं होती है। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगा। क्या होगा? राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगा, ओवरराइडिंग ऑफ अओर्टा होगा, वीएसडी होगा, पल्मोनरी स्टेनोसिस होगा। लेकिन जो यहाँ पर पीडीए है, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, यहाँ पे नहीं कंसीडर किया जाएगा। ये देखिए यहाँ पर जो 4 डिफेक्ट बताए हैं वो बताए गए हैं। पल्मोनरी वॉल्व स्टेनोसिस, क्या है? पल्मोनरी वॉल्व स्टेनोसिस में, जो पल्मोनरी वॉल्व स्टेनोसिस का मतलब होता है नैरो होना। क्या होना? नैरो होना। नैरो होगा तो जाहिर सी बात है कि ब्लड का फ्लो उतना नहीं हो पाएगा। वीएसडी में एक होल रहेगा, कहाँ पर? जो 2 लोअर चैम्बर को डिवाइड करता है, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के यहाँ पर। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में क्या डिफेक्ट का मतलब ही यहाँ पर होल है, एक क्या है? होल है सेप्टम के यहाँ पर। तो आपने सुना होगा कि हृदय में दिल का छेद है तो उसकी सर्जरी की जानी है, वही कंडीशन है यहाँ पर। नेक्स्ट वन इज नेगल्स पेल्विस। तो नेगल्स पेल्विस किस तरीके की पेल्विस है? 1 सैक्रल अलाइ मिसिंग, बोथ सैक्रल अलाइ मिसिंग, या फिर काइफोटिक पेल्विस, या फिर
ट्राई रेडिएट पेल्विस, ये चारों टाइप की जो जो यहाँ पे पेल्विस दिए गए हैं, नेगल्स पेल्विस हो गया, रॉबर्ट पेल्विस हो गया, ये एग्जाम में आती हैं। अभी तो आपने शेप पढ़े थे कि गायनेकॉइड, एंड्रॉइड, एंथ्रोपॉइड, प्लेटिप्लॉइड, यहाँ पर ये अलग टाइप की पेल्विस है। तो जो नेगल्स पेल्विस होती है इसमें 1 सैक्रल अलाई मिसिंग होता है। क्या होता है? नेगल्स पेल्विस में 1 सैक्रल अलाई मिसिंग होता है। देखिए जो सैक्रल एरिया है क्या है, नेगल्स में मिसिंग रहेगा। रेयर केसेस में देखने को मिलेगी 1 सैक्रल अलाई क्या होगा, मिसिंग रहेगा। यहाँ पर ये तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, कंजनाइटल ही होती हैं। और यहाँ पर जो अफेक्टेड साइड होती है वो होती है इलियोपेक्टेनियल लाइन। क्या इलियोपेक्टेनियल लाइन यहाँ पे नहीं रहेगी। सीधा सीधा आपको नेगल्स में याद रखना है कि 1 सैक्रल अलाई मिसिंग है। और जो रॉबर्ट पेल्विक होती है इसमें जो पेल्विस का जो दोनों साइड के सैक्रल अलाई मिसिंग होंगे। क्या होंगे? दोनों सैक्रल अलाई मिसिंग होंगे। काइफोटिक में जनरली डिफॉर्मिटी होगी स्पाइन से रिलेट करती हुई, डिफॉर्म्ड पेल्विस भी जिसको कहा जाता है। तो रॉबर्ट में दोनों अलाई मिसिंग होंगे, सैक्रल अलाई। नेगल्स में 1 सैक्रल अलाई मिसिंग होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर पेनलेस ब्लीडिंग आफ्टर 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी इज एसोसिएटेड विथ। यदि पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग होती है 28 वीक की प्रेगनेंसी में तो ये क्या है? मोलार प्रेगनेंसी, एक्टोपिक, प्लेसेंटा प्रीविया या आइडेंटिफॉर्म मोल। तो यहाँ पे चारों के जो क्लासिकल सिम्टम लिखे हुए हैं ऑलरेडी। मोलार में देखने को मिलता है स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस यूएसजी में। एक्टोपिक जिसको ट्यूबल प्रेगनेंसी कहा जाता है, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ वहीं इम्प्लांटेशन हो जाना, तो फैलोपियन ट्यूब में मोस्टली होता है, इसीलिए इसको ट्यूबल प्रेगनेंसी कहा जाता है। प्लेसेंटा प्रीविया का क्लासिकल साइन होता है पेनलेस ब्लीडिंग। आपको दर्द ही नहीं होगा, ब्लीडिंग होती रहेगी। और ये देखने को मिलता है जनरली सेकेंड ट्राइमेस्टर में। कब? सेकेंड ट्राइमेस्टर में। देखिए यहाँ पर प्लेसेंटा प्रीविया के फिर ग्रेड होते हैं, लो इम्प्लांटेशन, पार्शियल या फिर टोटली। प्लेसेंटा जनरली सेंटर पार्ट में अपर साइड क्या होता है, अटैच होता है, लेकिन प्लेसेंटा प्रीविया में होगा क्या कि ये डाउन साइड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डाउन साइड आ जाएगा। समय के पहले क्या होगा, यहाँ पर ब्लीडिंग हो सकती है, डिटैच भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक कंडीशन के फिर क्या होते हैं, ग्रेड होते हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड या थर्ड ग्रेड प्लेसेंटा प्रीविया। नेक्स्ट वन इज month-old child for sign and symptom of increased intracranial pressure. After a craniotomy, the nurse plans to monitor for which early sign or symptom of increased ICP in this children. तो यहाँ पर एक नर्स है जो 15 महीने के बच्चे को क्या कर रही है, मॉनिटर कर रही है। क्रेनियोटॉमी सर्जरी हुई है, आफ्टर द क्रेनियोटॉमी आईसीपी बढ़ रहा है, तो कौन से साइन है, अर्ली साइन है जो आईसीपी बढ़ने के लिए इंडिकेट करेंगे। दैट मीन्स पता चलेगा कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ रहा है 15 महीने के बच्चे में। कौन से साइन है तो देखने को मिलेंगे। ऑप्शन में है एनोरेक्सिया एंड वॉमिटिंग, वल्जिंग एंटीरियर फॉन्टेनल, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड लास्ट वन इज द कंप्लेंट ऑफ फ्रंटल हेडेक। तो बच्चे की एज कितनी है? 15 मंथ है। क्या है? 15 मंथ बच्चे की एज है। तो यहाँ पर जो एज के अकॉर्डिंग आपको ध्यान से देखिए, क्वेश्चन एज के अकॉर्डिंग पूछा है कि आईसीपी के अर्ली साइन क्या है, बड़े हुए आईसीपी के अर्ली साइन क्या है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो जो एंटीरियर फॉन्टेनेल है, जनरली फॉन्टेनेल है, एंटीरियर क्या होते हैं यहाँ पर जो बच्चे में आपको 15 महीने के बच्चे में देखने को मिलेगा होगा फॉन्टेनेल। यदि 18 महीने की एज तक के बच्चे में, आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन, यदि 18 मंथ की एज ग्रुप तक के बच्चे में कहते हैं आईसीपी के अर्ली साइन, तो वो होगा वल्जिंग एंटीरियर फॉन्टेनेल। क्या होगा? वल्जिंग एंटीरियर फॉन्टेनेल। क्यों होगा? क्योंकि जो 18 महीने तक की एज होती है बच्चे की, उसमें जो एंटीरियर फॉन्टेनेल है वो क्लोज नहीं हो पाता। जो पोस्टीरियर फॉन्टेनेल है और ऑक्सीपिटल फॉन्टेनेल है वो जल्दी क्लोज हो जाते हैं, लेकिन जो एंटीरियर फॉन्टेनेल है ये क्लोज होते हैं 18 मंथ की एज में, 12 to 18 मंथ की एज में। तो यहाँ पर आपको क्या मैंने याद रखना है कि यदि 18 महीने तक के बच्चे में पूछते हैं आईसीपी के अर्ली साइन तो होंगे वल्जिंग एंटीरियर फॉन्टेनेल। यदि यहाँ पर बात करें अप टू 18 मंथ, क्या है अप टू 18 मंथ में, तो अर्ली साइन क्या है? वल्जिंग फॉन्टेनेल।
लेकिन यदि 18 महीने की एज के बाद बात करते हैं तो अर्ली साइन होगा वॉमिटिंग। आपको ये चीज अपने माइंड में सेट करके रखना है। यदि 2 साल के बच्चे में कहते हैं कि आईसीपी का अर्ली साइन क्या है तो वो होगा एनोरेक्सिया एंड वॉमिटिंग। लेकिन यहाँ पर 18 महीने से कम में कहें तो एंटीरियर फॉन्टेनल बल्जिंग, क्योंकि ये क्लोज नहीं हो पाता 18 महीने तक। और एडल्ट में आता है, यदि यहाँ पर यही चीज एडल्ट के लिए कहते कि आईसीपी का अर्ली साइन क्या है तो वो होगा अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। आई होप आपको तीनों चीजें क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेलियर टू थ्राइव। तो फेलियर टू थ्राइव का मतलब क्या है? ऑप्शन है यहाँ पर चाइल्ड इज अनेबल टू वॉक, चाइल्ड इज अनेबल टू स्पीक, रेट ऑफ वेट गेन इज स्लगिश एंड रेट ऑफ हाइट गेन इज स्लगिश। तो यहाँ पर फेलियर टू थ्राइव का मतलब क्या होगा? तो फेलियर टू थ्राइव का मतलब होगा कि बच्चे की जो वेट है, क्या है, बच्चे का वेट है जो एक ही जगह पे स्टॉप होके रह गया, उसको हम क्या कहेंगे? फेलियर टू थ्राइव। क्या होगा? फेलियर टू थ्राइव। रेट ऑफ वेट गेन इज स्लगिश, दैट मीन्स फेलियर टू थ्राइव। ये टर्म यूज किया जाता है इनएडिक्वेट ग्रोथ और इनएबिलिटी टू मेंटेन द ग्रोथ यूजुअली इन अर्ली चाइल्डहुड, जो कि एक साइन है फेलियर टू थ्राइव। अंडर न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन है तो बायोलॉजिकल हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है। तो यहाँ पर यदि आपको एग्जाम में आता है फेलियर टू थ्राइव तो आपको याद रखना है रेट ऑफ वेट गेन इज स्लगिश। क्या है? रेट ऑफ वेट गेन इज स्लगिश। नेक्स्ट वन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन सिम्टम ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टीबी का जो मोस्ट कॉमन साइन कौन सा नहीं है? ऑप्शन में है कफ फॉर 3 वीक्स और मोर, फीवर स्पेशली एट नाइट, और वेट गेन एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। तो यहाँ पर जो ट्यूबरक्लोसिस का कॉमन साइन नहीं है वो कौन सा है? तो वो है वेट गेन। ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट आपने हट्टे कट्टे मोटे ताजे नहीं देखे होंगे कभी भी। हमेशा टीबी के पेशेंट होते हैं जो उनका वेट है जो कभी भी गेन नहीं होता है, स्पेशली ये क्या होता है, बहुत ही फास्ट तरीके से वेट लॉस होता है। तो यहाँ पर यदि एक क्वेश्चन और आता है कि यदि टीबी का एक जो क्लिनिकल साइन पूछा जाता है तो वो क्या होगा? कफ फॉर मोर देन 3 वीक। क्या है? खांसी का आना कंटिन्यूस 3 वीक से ज़्यादा, फीवर आना स्पेशली एट नाइट में, वेट लॉस होना, एपेटाइट भूख नहीं लगना, एंड यहाँ पर 1 महीने या 3 वीक तक तो क्या रहता है? खांसी रहेगी, फीवर रहेगा, निमोनिया होना बार बार। एडवांस टीबी के जो साइन है वो नाइट स्वेट, वेट लॉस, फटीग एंड रैसेस। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिड डे मील सप्लीमेंट डाइट प्रोवाइड्स फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स। तो मिड डे मील जो प्रोग्राम है, मिड डे मील जो स्कीम है, इसके तहत कितना सप्लीमेंट्स है जो प्रोवाइड करवाया जाता है? ऑप्शन में है 200 किलो कैलोरीज एंड 7 to 10 ग्राम प्रोटीन, 300 calories and 8 to 12 gram protein, 300 calories and 14 to 16 gram protein and 200 calories and 6 to 8 gram of protein। तो यहाँ पर जो मिड डे मील सप्लीमेंट में जो डाइट प्रोवाइड करवाई जाती है उसमें कितना है जो कैलोरी और प्रोटीन दिया जाता है? जो मिड डे मील स्कीम है, मिड डे मील स्कीम कब आई थी? 1995 में, 1995 में। जो यहाँ पर उस टाइम पर 1995 में जब इसको लॉन्च किया गया था तो प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। आपको याद रखना, एग्जाम में आ सकता है। और ये स्कीम अभी भी एक्टिव है। तो यहाँ पर आपको जो मिड डे मील सप्लीमेंट में डाइट दी जाती है उसमें कितना होता है? 300 कैलोरीज एंड 8 to 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन। In this scheme, children 1st to 5th should achieve 100 gram food per student and 3 calories and 8 to 12 gram of protein। तो मिड डे मील स्कीम के तहत 300 कैलोरी दी जाती है और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन। और किनको दिया जाता है? जिनकी जो क्लास स्टैंडर्ड 1st ग्रेड से लेके 5th ग्रेड तक के बच्चों को दिया जाता है 100 ग्राम फूड पर स्टूडेंट, जिसमें उनको 300 कैलोरी और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन है जो मिल जाता है। नेक्स्ट वन इज, ये क्वेश्चन अभी रिसेंट में एग्जाम में आया हुआ था। क्वेश्चन है A nurse is taking care of a patient with closed chest drainage and observe constant bubbling in the water seal compartment during both inspiration and expiration. What the nurse should concluded? तो यहाँ पर एज अ नर्स आप पेशेंट की केयर कर रहे हैं, तो जो यहाँ पर चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम है, यहाँ पर क्लोज चेस्ट ड्रेनेज है, तो यहाँ पर आपको बबलिंग देखने को मिल रही है वाटर सील कंपार्टमेंट में।
चाहे आप एयर इंस्पायर कर रहे हो या फिर एक्सपायर कर रहे हो। तो ये क्या होगा, द सिस्टम इज फंक्शनिंग नॉर्मली, द पेशेंट हैज डेवलप्ड न्यूमोथोरेक्स, द चेस्ट ट्यूब इज ऑब्स्ट्रक्टेड, द सिस्टम हैज एन एयर लीक। क्वेश्चन एग्जाम में अभी आया था ये रिसेंट में कि यदि बबलिंग साउंड देखने को मिल रहा है, कंटिन्यूस आप बबलिंग देख रहे हैं वाटर सील चैम्बर में, कंपार्टमेंट में, तो ये क्या है, तो ये साइन है कि सिस्टम हैज एन एयर लीक। क्या है ये, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, जो यहाँ पर एक मशीन देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर यदि बबलिंग साउंड मेनली एग्जाम में आता है, बबलिंग आपको कंटिन्यूसली देखने को मिलती है वाटर सील चैम्बर में स्पेशली, तो क्या होगा, यहाँ पर एयर लीकेज हो रही है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द क्वाड्रुपल स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या इंक्लूड नहीं है। ऑप्शन में है अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रॉयल, अल्फा फीटोप्रोटीन, HCG एंड इनहिबिन बी। तो यहाँ पर क्या है जो इंक्लूडेड नहीं है, जो टेस्ट है यहाँ पर प्रेगनेंसी में कंडक्ट करवाए जाते हैं, तो यहाँ पर कौन सा टेस्ट है जो क्वाड्रिपल का मतलब होगा 4 स्क्रीनिंग टेस्ट और क्वाड्रिपल स्क्रीनिंग टेस्ट है उनमें इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा वो होगा इनहिबिन बी। क्या होगा, इनहिबिन बी। जो जो क्वाड्रिपल मार्कर स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, इसमें अल्फा फीटोप्रोटीन, अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रॉयल, HCG एंड डायमेट्रिक इनहिबिन ए इंक्लूड होता है, ना कि इनहिबिन बी। इनहिबिन बी होता है जनरली जो इनफर्टिलिटी के लिए टेस्ट करवाया जाता है, इनहिबिन बी। तो यहाँ पर ओवेरियन ट्यूमर के लिए भी ये कभी कभी यूज किया जाता है, इनहिबिन ए एंड इनहिबिन बी। लेकिन यहाँ पर क्वाड्रिपल स्क्रीनिंग टेस्ट या फिर क्वाड का मतलब होता है 4, तो यहाँ पर जो क्वाड्रिपल में 4 स्क्रीनिंग टेस्ट इंक्लूडेड है, इनमें अल्फा फीटोप्रोटीन, अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रॉयल, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन एंड डायमेरिक इनहिबिन ए इंक्लूड है। फिर आता है ट्रिपल मार्कर टेस्ट, डबल मार्कर टेस्ट, ट्रिपल मार्कर टेस्ट एंड क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट। तो ट्रिपल मार्कर टेस्ट में अल्फा फीटोप्रोटीन, HCG और एस्ट्रॉयल है जो यहाँ पर चेक किए जाते हैं। यदि हाई लेवल है अल्फा फीटोप्रोटीन का, दैट मीन्स क्या, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, एनेंसेफेली है। यदि लो है तो क्या है, बेबी के लिए ट्रायोसोमी डेवलप हो सकता है 21, जिसको हम डाउन सिंड्रोम कहेंगे, या फिर एडवर्ड सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट वन इज मेट्रोनिडाजोल इज कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट। तो मेट्रोनिडाजोल किसको ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है, टाइफॉइड, डिसेंट्री, कोलेरा या फिर डायरिया। जो मेट्रोनिडाजोल है, क्या है, मेट्रोनिडाजोल है जो किसके लिए यूज की जाती है, तो मेट्रोनिडाजोल यूज की जाती है डिसेंट्री को ट्रीट करने के लिए। जनरली ये मार्केट में किस नाम से मिलती है, फ्लैजाइल। किस नाम से मिलती है, फ्लैजाइल नाम से मिलती है, जो कि एक एंटीबायोटिक भी और एक एंटी प्रोटोजोल मेडिकेशन है। आपको याद रखना है कि मेट्रोनिडाजोल क्या है, एक एंटीबायोटिक की तरह भी काम करेगी और एंटी प्रोटोजोल की तरह भी काम करेगी। तो इसका जो यूज होता है मेट्रोनिडाजोल का अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के, वो किस में होता है, होता है डिसेंट्री में। अब डायरिया और डिसेंट्री के बीच का एक जो डिफरेंस है एग्जाम में यदि आपको आए तो बताना है कि जो डायरिया में फीकल का जो फीकल है, स्टूल है, किस टाइप का होगा, वॉल्यूमिनस होगा, लेकिन डिसेंट्री में स्कैंटी स्टिकी होगा। ब्लड कभी भी डायरिया जब होता है पेशेंट को तो फीकल मटेरियल के साथ ब्लड नहीं आता, लेकिन डिसेंट्री में आता है। म्यूकस रहेगा और पस सेल्स भी रहेगी और सीवियर स्ट्रेनिंग भी होगी ड्यूरिंग डेफिकेशन में डिसेंट्री में, लेकिन डायरिया में ये सब नहीं होगा। डायरिया में आपको याद रखना है कि ना तो ब्लड आता है, ना ही म्यूकस आएगा, और पस सेल्स भी बहुत ही कम होंगी, और डेफिकेशन के टाइम पर ज़्यादा स्ट्रेन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर जो आपको बीच का डिफरेंस याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आता है कि कौन से साइन डायरिया को डिसेंट्री से डिफ्रेंशिएट करेंगे, वो होगा ब्लड, म्यूकस दोनों है जो एब्सेंट रहते हैं फीकल मटेरियल में। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेरीनेटल इन्फेक्शन डिसीज इज द मोस्टली कंटेजियस। तो यहाँ पर सभी कंटेजियस डिसीज है, लेकिन यहाँ पर कहा है पेरीनेटल डिसीज। तो पेरीनेटल इन्फेक्शियस डिसीज कौन सी सबसे ज़्यादा कंटेजियस है, सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी, HIV और हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा कंटेजियस है वो है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। कौन सी है,
हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है जो सबसे ज्यादा कंटेजियस है, पेरीनेटल इन्फेक्शन की बात हो रही है तब। तो HSV क्या है? हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। ये बेबी को क्या हो सकता है? सबसे ज्यादा है जो कॉमनली यहाँ पर पूछा है, सबसे ज्यादा कंटेजियस है, तो क्या होगा? HSV वायरस। Herpes virus can also be spread to the baby if a mother has a blister caused by herpes on her breast। देखिए यहाँ पर आपको इसका रेशनल भी मिल जाएगा कि बच्चों में पेरीनेटल टाइम में बच्चों में है जो सबसे ज़्यादा रिस्क क्यों रहेगा? हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस का ही, क्योंकि यदि मदर के ब्रेस्ट में या फिर आसपास एक भी ब्लिस्टर है, बेबी ब्रेस्ट फीड करेगा, क्या होगा? अफेक्टेड ब्रेस्ट से यदि बेबी ने ब्रेस्ट फीड किया तो बेबी के लिए फर्स्ट 4 वीक आफ्टर बर्थ के भी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे, तो वो भी पेरीनेटल इन्फेक्शन में ही कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पर जो कॉमनली और इजीली बच्चे को होगा, जो जिसको हम हाईली कंटेजियस कह रहे हैं, वो क्या होगा? हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। नेक्स्ट वन इज विद इन व्हाट पीरियड ऑफ पोस्ट डिलीवरी शुड RHD immunoglobulin be given to appropriate candidate to prevent anti-D isoimmunization। एंटी-डी आइसोइम्यूनाइजेशन से प्रिवेंट हम बच्चे को कैसे कर सकते हैं? ऑप्शन में है यहाँ पर 12 घंटे में, 24 घंटे में, 72 घंटे में या फिर 80 घंटे में। तो RH आइसोइम्यूनाइजेशन बेबी को प्रिवेंट करने के लिए और मदर के लिए भी हमें कितने घंटे के अंदर है जो RHD इम्यूनोग्लोबुलिन एडमिनिस्टर करनी है? तो कितने घंटे के अंदर करनी है RHD इम्यूनोग्लोबुलिन मेडिसिन? 72 घंटों के, कितने? विद इन 72 घंटों के अंदर है जो हमें क्या करना है? प्रेग्नेंट लेडी के जो मदर है उसके लिए डिलीवरी के बाद, पोस्ट डिलीवरी के बाद विद इन 72 घंटों के अंदर RHD इम्यूनोग्लोबुलिन एडमिनिस्टर करना है एंटी-डी आइसोइम्यूनाइजेशन से प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट वन इज which of the following perinatal infection disease can be prevented by post delivery passive active isoimmunization of the neonates। तो यहाँ पर कौन सा पेरीनेटल इन्फेक्शन है? क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अभी हमने पढ़ा कि कौन सा कंटेजियस है पेरीनेटल पीरियड में। अब है यहाँ पर कौन सा पेरीनेटल इन्फेक्शन है जिसको हम पैसिव एक्टिव आइसोइम्यूनाइजेशन से न्यूनेट बेबी को प्रिवेंट कर सकते हैं? ऑप्शन में HSV, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी वायरस एंड साइटोमेगालो वायरस CMV। तो यहाँ पर जो पेरीनेटल इन्फेक्शन है, हम बेबी को पोस्ट डिलीवरी के बाद, बेबी को आफ्टर डिलीवरी के बाद पैसिव एक्टिव इम्यूनाइजेशन से बेबी को हम उस डिसीज से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो वो क्या है? हेपेटाइटिस बी वायरस, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी विद इन 24 आवर के अंदर क्या दे दिया जाता है? हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है जो दे दी जाती है बच्चों में। तो यहाँ पर आपका आंसर भी क्या होगा? हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, और हेपेटाइटिस बी वायरस से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज सीरम हेपेटाइटिस इज ऑल्सो नोन एज। सीरम हेपेटाइटिस किसको कहा जाता है? हेपेटाइटिस ए को, बी को, ई को या फिर बैक्टीरियल हेपेटाइटिस को। हेपेटाइटिस, सीरम हेपेटाइटिस यहाँ पर कहा है, तो वो क्या है? हेपेटाइटिस बी। क्या है? हेपेटाइटिस बी। अब यहाँ पर एग्जाम में आपको रूट जनरली पूछे जाते हैं और मोड ऑफ ट्रांसमिशन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस सी ये दोनों फीको ओरल रूट से होते हैं। बाकी हेपेटाइटिस सी जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस भी हम कह सकते हैं, हेपेटाइटिस बी जो कि ओनली DNA वायरस है। यहाँ पर आपको याद रखना है, एग्जाम में आपको आता है हेपेटाइटिस की जो कैटेगरी के वायरस हैं इनमें से DNA वाला वायरस कौन सा है? तो हेपेटाइटिस बी। ब्लड बॉर्न सेक्सुअल वर्टिकल ट्रांसमिशन से हेपेटाइटिस बी हो सकता है। फिर आता है हेपेटाइटिस डी जो कि हेपेटाइटिस बी के साथ में होगा, को इन्फेक्शन जिसको हम कह सकते हैं। यहाँ पर याद रखना है कि जो हेपेटाइटिस ए, सी, डी और ई हैं ये कैसे RNA वायरस हैं, लेकिन जो हेपेटाइटिस बी है क्या है? DNA वायरस है। इंक्यूबेशन पीरियड सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो सबसे ज़्यादा इंक्यूबेशन पीरियड होता है हेपेटाइटिस सी का। नेक्स्ट है यहाँ पर A neurological disorder in which the patient will have an expression of mask-like face and staring is known as।
तो कौन सी डिसीज है जिसमें पेशेंट का, जो कि एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, पेशेंट का फेस कैसा रहेगा, मास्क लाइक फेस होगा और स्टेयरिंग टाइप से देखेगा। ऑप्शन में माइस्थेनिया ग्रेविस, अल्जाइमर्स डिसीज, हंटिंगटन्स कोरिया एंड पार्किंसंस डिसीज। चारों डिसीज एग्जाम में आपको आती हैं, याद रखें आप। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, माइस्थेनिया ग्रेविस होगा। मैंने यहाँ पर क्लिनिकल साइन, फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, मास्क लाइक फेस देखने को मिल रहा है। तो ये किस में देखने को मिलेगा, तो ये देखने को मिलेगा पार्किंसंस डिसीज में। किस में देखने को मिलेगा, पार्किंसंस डिसीज में। माइस्थेनिया ग्रेविस का मतलब होगा यहाँ पर न्यूरोमस्कुलर डिसीज है जिसमें मसल्स वीकनेस रहेगी। क्या रहेगी, मसल्स वीकनेस देखने को मिलेगी। यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ क्लॉट्स इन द वेन इज कॉल्ड एज, तो यदि वेन्स में क्या है, क्लॉट का डेवलपमेंट होता है, थक्के जमते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, थ्रोम्बोसिस, एन्यूरिज्म, एथेरोस्क्लेरोसिस और इस्कीमिया। तो क्या कहलाएगा, यदि वेन्स में क्लॉट का फॉर्मेशन होगा तो वो कहलाता है थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस या फिर थ्रोम का फॉर्मेशन कहलाना क्या कहलाएगा, यहाँ पर क्लॉट फॉर्मेशन के लिए हम यहाँ पर क्या टर्म यूज करेंगे, थ्रोम्बोसिस। तो यहाँ पर जो अदर टर्मिनोलॉजी एग्जाम में आती है, एन्यूरिज्म का मतलब होगा वीकेंड एरिया इन एन आर्टरी। जनरली एन्यूरिज्म में क्या होगा, जो वीक आर्टरी का एरिया है वो क्या हो जाएगा, दूसरी जगह बल्ज हो जाएगा। एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होगा, जो फैट है या फिर जो कोलेस्ट्रॉल है उसका बिल्डअप होगा किसमें, आर्टरीज में। इस्कीमिया का मतलब होगा टिश्यू डेथ। नेक्स्ट वन इज एबनॉर्मल प्रेगनेंसी इन विच द कॉन्सेप्सियस इम्प्लांट्स आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी। यहाँ पर बताना है कि प्रेगनेंसी की ऐसी एबनॉर्मल स्टेज जिसमें जो कॉन्सेप्टियस मटेरियल है, कॉन्सेप्शन का जो मटेरियल है वो यूट्राइन कैविटी के बाहर इम्प्लांट हो जाता है। फर्टिलाइजेशन कहीं पर भी हो लेकिन इम्प्लांटेशन यूट्रस में होता है, यूट्राइन वॉल में होगा। लेकिन जब ये यूट्राइन वॉल के यहाँ पर ना होके कहीं और हो जाए तो हम इसको क्या कहेंगे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मोलार प्रेगनेंसी, एंटीपार्टम हेमरेज और अबॉर्शन। क्या टर्मिनोलॉजी यूज की जाएगी, तो वो कहलाएगी एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नॉर्मल प्रेगनेंसी में फर्टिलाइजेशन होगा फैलोपियन ट्यूब में, एग रिलीज करेगी ओवरी, ध्यान से देखिए, ओवरी एग रिलीज करेगी, फर्टिलाइजेशन होगा फैलोपियन ट्यूब में, इम्प्लांटेशन होगा यूट्रस में। लेकिन यदि क्या है, लेकिन यदि यही फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट कहाँ पर हो जाए, फैलोपियन ट्यूब में ही हो जाए, ओवरी में हो जाए, सर्विक्स के यहाँ पर हो जाए, अदर देन यूट्रस के कहीं पर भी इम्प्लांट हो जाता है। और कॉमनली जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में इम्प्लांटेशन होता है वो होता है फैलोपियन ट्यूब में, इसीलिए इसको ट्यूबुलर प्रेगनेंसी भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज फेलियर टू पास मेकोनियम विद इन फर्स्ट 36 आवर ऑफ लाइफ, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पुअर फीडिंग एंड एम्प्टी रेक्टम आर द फाइंडिंग्स ऑफ। तो यहाँ पर है क्वेश्चन, फेलियर टू पास मेकोनियम, क्या है, फेलियर टू पास मेकोनियम विद इन फर्स्ट 36 आवर तक, क्या है, फर्स्ट 36 आवर तक डिलीवरी होने के बाद से लेकर 36 घंटों तक यदि बेबी अपना फर्स्ट पासिंग स्टूल, जो फर्स्ट पासिंग स्टूल जिसको मेकोनियम कहते हैं, वो पास नहीं करेगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, पुअर फीडिंग है और रेक्टम कैसा है, एम्प्टी है, तो ये किसकी फाइंडिंग है, हिरस्प्रिंग्स डिसीज, अपेंडिसाइटिस, माल एब्जॉर्प्शन और पेरिटोनाइटिस। यहाँ पर ये सभी साइन किसके हैं, ये हैं हिरस्प्रिंग्स डिसीज के, जिसमें जो गैंग्लियोनिक सेल्स रहेंगी ये एब्सेंट रहेंगी। जनरली गैंग्लियोनिक सेल्स से रहती हैं जिसको मेगा कॉलन डिसीज भी कहेंगे। तो गैंग्लियोनिक सेल्स एब्सेंट रहेंगी जिसके कारण जो यहाँ पर रेक्टम है क्या रहेगा, यहाँ पर ब्लॉकेज रहेगा। तो यहाँ पर जब रेक्टम में कुछ आएगा ही नहीं तो क्या होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, पुअर फीडिंग होगी, रेक्टम एम्प्टी होगा, बेबी अपना फर्स्ट पासिंग स्टूल है जो पास नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट वन इज ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी बिफोर द एज ऑफ 8 ईयर इन गर्ल्स इज कॉल्ड। तो प्यूबर्टी यदि 8 साल से कम एज के पहले ही हो जाए गर्ल्स में तो इसको क्या कहेंगे, थैलार्ची, मिनार्ची, डिलेड प्यूबर्टी या फिर प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। क्या हम टर्म यूज करेंगे यदि प्यूबर्टी बिफोर ऑनसेट हो जाए, 8 साल से भी कम एज में हो जाती है प्यूबर्टी, तो यहाँ पर हम उसके लिए क्या टर्म है जो यूज करेंगे। तो जो टर्मिनोलॉजी यूज होगी वो कौन सी होगी, वो होगी यहाँ पर प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। तो 8 साल के पहले यदि प्यूबर्टी आ जाती है, पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, अदर
और जो साइन है प्यूबर्टी के साइन दिखाई देने लगेंगे उसको हम क्या कहेंगे, वो स्टेज कहलाएगी प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। थैलार्ची का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट बर्ड्स का डेवलपमेंट होना। मीनार्ची का मतलब होगा फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का आना। डिले प्यूबर्टी का मतलब होगा जब प्यूबर्टी अब 16 ईयर के बाद भी ना आए, तब इसके लिए हम क्या कहेंगे, 14 to 60 ईयर के बाद आती है तो उसको हम कहेंगे डिले प्यूबर्टी। नेक्स्ट वन इज व्हाट शुड बी द टेम्परेचर ऑफ वाटर यूज्ड फॉर कोल्ड स्पंजिंग। तो कोल्ड स्पंजिंग के लिए जो वाटर यूज करेंगे वो कैसा होना चाहिए, 98 डिग्री फ़ारेनहीट, 105 डिग्री फ़ारेनहीट, 70 डिग्री फ़ारेनहीट और 0 डिग्री फ़ारेनहीट। दैट मीन्स वाटर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए जो वाटर हम कोल्ड स्पंजिंग के लिए यूज करेंगे। तो वाटर का टेम्परेचर होना चाहिए 70 डिग्री फ़ारेनहीट। नेक्स्ट वन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज बैकबोन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। तो बैकबोन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ इनमें से क्या कहलाएगा, ऑप्शन में इकोनॉमी, फैमिली, होम विजिट और इंडिविजुअल। तो यहाँ पर जो टर्म यूज किया जाएगा बैकबोन ऑफ कम्युनिटी के लिए वो क्या होगा, वो होगा यहाँ पर होम विजिट। क्या होगा, होम विजिट। नेक्स्ट वन इज फीवर, एब्डोमिनल टेंडरनेस, स्लो पल्स रेट, डेलीरियम एंड रोज कलर्ड रैशेस इंडिकेट द डिसीज। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कि फीवर है, एब्डोमिनल टेंडरनेस है एंड एब्डोमिनल टेंडरनेस के साथ साथ यहाँ पर जो रोज कलर के रैशेस दिखाई दे रहे हैं, कैसे हैं, रोज कलर के रैशेस हैं बॉडी पर, वो क्या कौन सी डिसीज के साइन है, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, टिटनेस या फिर चिकन पॉक्स। अब एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन आता है कि रोज कलर स्पॉट्स किस डिसीज में देखने को मिलते हैं। तो रोज कलर जो स्पॉट देखने को मिलते हैं मीजल्स में, इसमें मीजल्स और रूबियोला में। यहाँ पर चिकन पॉक्स और मीजल्स के जो साइन है थोड़े बहुत मैच करते हुए हैं, लेकिन जो रोज कलर के स्पॉट्स हैं, कॉप्लेक स्पॉट्स हैं, किसमें देखने को मिलते हैं, मीजल्स में। चिकन पॉक्स में है जो सबसे पहले जो रैशेस आएंगे कहाँ पर फॉर्मेशन होगा चेस्ट पर, फिर देन आफ्टर पूरी बॉडी पर। इनका मेन साइन यही है, कॉप्लेक स्पॉट्स मेन साइन है मीजल्स का, और रोज स्पॉट्स किसमें देखने को मिलेंगे, मीजल्स में। नेक्स्ट है यहाँ पर जो ऑप्शन में था टिटनेस। तो टिटनेस का पॉजिटिव एजेंट है क्लोरेस्ट्रीडियम टिटेनी। इंक्यूबेशन पीरियड है एवरेज 10 डेज, जो कि जनरली 3 से 21 दिन का होता है, और ट्रांसमिशन होता है इसका टिटनेस का किसके थ्रू, डायरेक्ट मिट्टी से, सॉइल से। जो क्लोरेस्ट्रीडियम टिटेनी है इनका ट्रांसमिशन जनरली कैसे होता है, मिट्टी से या फिर एनिमल एक्सक्रीटा से। नेक्स्ट वन इज अस्थमा कैन बी प्रिवेंटेड बाय। तो हम अस्थमा को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंटिंग एक्सपोजर टू एलर्जन से, टेक द वैक्सीन अगेंस्ट अस्थमा, टेकिंग मेडिसिन रेगुलरली और नन ऑफ द अबव। तो अस्थमा को हम प्रिवेंट कर सकते हैं मेनली यहाँ पर एलर्जन से, क्योंकि अस्थमा किससे होता है, जनरली एलर्जन से हो सकता है, पॉलन से हो सकता है, डस्ट से हो सकता है। तो यहाँ पर जो ब्रोंकाई है इसमें क्या होगा, स्पाज्म देखने को मिलेगा। क्या होगा, स्पाज्म होगा, सिकुड़ेगी तो सांस लेने में दिक्कत होगी, बीजिंग साउंड मेन साइन है इनका। अब यहाँ पर बात की जाती है कि प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम, तो एलर्जन से, जिस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है उससे दूर रहिए तो आपको वो प्रॉब्लम अपने आप नहीं होगी। नेक्स्ट वन इज इन अ क्राइंग बेबी व्हेन शुड द कॉर्ड बी क्लेम्ड नॉर्मली। तो यदि बेबी क्या कर रहा है, अच्छा कहते हैं जो हेल्दी बेबी की पहचान है वो क्या है, डिलीवर होने के तुरंत बाद रोना स्टार्ट कर देते हैं। तो यदि बेबी क्राई कर रहा है तो कॉर्ड को हम कितने टाइम में क्लैम्प करेंगे, 10 मिनट ऑफ डिलीवरी, 10 मिनट्स ऑफ डिलीवरी, इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी, और वंस द कॉर्ड पल्सेशन स्टॉप्स और डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। तो क्राइंग बेबी, बेबी अच्छे से यदि क्राई कर रहा है तो क्लैम्प को हमें कब क्लेम कब करनी है, कॉर्ड हमें जब पल्सेशन स्टॉप हो जाए तब। वंस द कॉर्ड पल्सेशन स्टॉप देन आफ्टर वी कैन क्लेम द कॉर्ड। नेक्स्ट वन इज ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम इज कॉज्ड बाय। ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम को हम ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम का कॉज क्या है, निसीरिया गोनेरिया, साइटोमेगालो वायरस, हर्पीज वायरस और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। तो यहाँ पर ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम का जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है, निसीरिया गोनोरिया। क्या है, निसीरिया गोनोरिया। ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम को हम कह सकते हैं कंजक्टिवाइटिस ऑफ द न्यूबॉर्न।
एग्जाम में आ सकता है। ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम का मतलब क्या है? कंजक्टिवाइटिस ऑफ द न्यूबॉर्न, जो कि आई इन्फेक्शन है, विद इन 30 डेज में डिलीवरी से लेके फर्स्ट 30 डेज में डेवलप हो सकता है। बर्थ कैनाल के थ्रू हो सकता है बच्चों को, जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। गोनोरिया, निसीरिया गोनोरिया ही इसका मोस्ट कॉमन कॉज माना जाता है ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम के लिए। तो यहाँ पर बर्थ कैनाल से बेबी यदि वेजाइनल डिलीवरी के थ्रू हो रहा है तो ज़्यादा चांसेस रहेंगे निसीरिया गोनोरिया जो एजेंट है इसके थ्रू बेबी को ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम डेवलप होने के। नेक्स्ट वन इज क्लिनिकल साइन सीन इन टिटनस इज। क्लिनिकल साइन क्या है इसमें से? टिटनस का कॉप्लेक स्पॉट्स, स्यूडोमेम्ब्रेन, ओपिस्थोटोनस और हाइड्रोफोबिया। तो हाइड्रोफोबिया तो रेबीज का क्लिनिकल साइन है, कॉप्लेक स्पॉट्स मीजल्स का साइन है। अब यहाँ पर बचते हैं दो, स्यूडोमेम्ब्रेन और ओपिस्थोटोनस। तो टिटनस में जनरली क्या अफेक्ट होगा? बोन्स अफेक्ट होंगी, मसल्स अफेक्ट होंगी। तो यहाँ पर टिटनस का जो क्लासिकल साइन है वो क्या है? वो ओपिस्थोटोनस। Opisthotonus is the severe hyperextension and spasticity in which an individual's head, neck and spinal column enter into complete bridging or arching position। एग्जाम में आपको यदि इमेज दिखाई दे कि ये किसके कारण हुई है तो ये हुए टिटेनी के कारण। किसके कारण? टिटेनी के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण। तो अब यहाँ पर यदि इस तरीके से आर्च बन जाती है टिटेनी के कारण तो इसके लिए क्या टर्म हम यूज करेंगे? ओपिस्थोटोनस, जिसमें सीवियर हाइपर एक्सटेंशन हुआ है बॉडी का, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा स्पास्म देखने को मिला है, जिसमें पर्सन का हेड, नेक और पूरी स्पाइनल कॉर्ड ने एक आर्च बना लिया है। क्या बना लिया है? आर्च बना लिया है, ब्रिज जैसे बना लिया है कि यहाँ से देखिए सीधा यहाँ तक जो यहाँ पर टोए है, टोए से सीधा हेड तक पूरा एक बीच में जो ब्रिज जैसे दिख रहा है क्या है? ओपिस्थोटोनस। नेक्स्ट वन इज presents what level of urine albumin together with high blood pressure is sufficient to categorize her as having preeclampsia। तो यूरिन एल्ब्यूमिन का लेवल कितना होगा कि हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो लेडी है उसके लिए क्या है? प्री एक्लेम्सिया है, क्योंकि प्रोटीन यूरिया देखने को मिलता है जो प्री एक्लेम्सिया के पेशेंट होते हैं। तो एल्ब्यूमिन ही चेक किया जाएगा। तो यूरिन एल्ब्यूमिन का जो लेवल है हाई ब्लड प्रेशर के केस में लेडी को प्री एक्लेम्सिया है तो कैसे आप कैटेगराइज कर पाएंगे? +3, +4, +5 या फिर +2। कितना प्रेजेंस है जो यूरिन एल्ब्यूमिन माना जाएगा कि लेडी को प्री एक्लेम्सिया, तो वो होगा +2। नेक्स्ट वन इज ड्रग यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंटिस इन न्यूबॉर्न। यदि न्यूबॉर्न बेबी में बिलिरुबिन लेवल का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन यूज की जाएगी? फिनोबार्बिटॉन, डायजेपाम, बीटामेथासोन और कैल्शियम ग्लूकानेट। को ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन यूज की जाएगी वो होगी फिनोबार्बिटॉन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है ड्रग ऑफ चॉइस जॉइंटिस को ट्रीट करने के लिए, तो क्या है? फिनोबार्बिटॉन। फिनोबार्बिटॉन क्या करेगी? इट एक्ट्स ऑन द लिवर एंड इंड्यूस ग्लूकोकोरोनिल ट्रांसफरेज, जो कि एक एंजाइम है, और ये क्या करेगा? बिलिरुबिन को क्या करेगा? बिलिरुबिन को चेंज करेगा ऐसे फॉर्म में जो कि वायल के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाए। क्या करेगा? बिलिरुबिन का लेवल जो बढ़ा हुआ है उसको चेंज करने का काम करेगा ये एंजाइम, ग्लूकोकोरोनिल ट्रांसफरेज एंजाइम, जो कि वायल के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाए। यदि ड्रग ऑफ चॉइस पूछे तो वो क्या है? फिनोबार्बिटॉन। नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग इंट्यूबेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सक्सिनाइल कोलिन कॉज ब्रेडिकार्डिया, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट यूज टू ट्रीट दिस आउटकम इफेक्ट। तो यहाँ पर सक्सिनाइल कोलिन दी जा रही है किसके लिए? इंट्यूबेशन के लिए। तो ब्रेडिकार्डिया डेवलप होता है यदि, तो ब्रेडिकार्डिया डेवलप होने के लिए कौन सी मेडिसिन है जिससे हम ब्रेडिकार्डिया को यहाँ पर ट्रीट कर पाएंगे? ऑप्शन में कैल्शियम ग्लूकानेट, एड्रेनालिन, लिडोकेन और एट्रोपिन। जो मेडिसिन यूज की जाएगी ब्रेडिकार्डिया के इफेक्ट को कम करने के लिए, ट्रीट करने के लिए, वो होगी एट्रोपिन। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, RH negative mother delivered a baby, which among the following test is more likely to the ordered for the baby। क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि मदर RH नेगेटिव है, क्या है? मदर RH नेगेटिव है, सॉरी RH नेगेटिव मदर है, तो बेबी को डिलीवर किया है मदर ने, तो बेबी के लिए कौन सा टेस्ट किया जाएगा? यदि मदर पूछे तो अलग है और बेबी पूछे तो अलग है, तो बेबी के लिए पूछा है कौन सा टेस्ट किया जाएगा? ब्लड कल्चर, डायरेक्ट कॉम टेस्ट, इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट और एक्सरे।
तो यदि RH नेगेटिव मदर है, बेबी को डिलीवर किया है, तो जो टेस्ट बेबी के लिए करवाएंगे वो होगा डायरेक्ट कॉम्ब टेस्ट। कौन सा होगा? डायरेक्ट कॉम्ब टेस्ट। यदि यहाँ पर इनडायरेक्ट कॉम्ब टेस्ट कहते तो मदर के लिए परफॉर्म किया जाता, किसके लिए? मदर के लिए किया जाता। लेकिन यदि डायरेक्ट कॉम्ब टेस्ट की बात हो रही है यहाँ पर, एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन टेस्ट इसको हम कहते हैं, कॉम्ब टेस्ट, तो किसके लिए है? बेबी के लिए। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टिपिकल मेन सिम्टम ऑफ माल रोटेशन। तो माल रोटेशन का एक टिपिकल सिम्टम कौन सा है? एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ब्लडी स्टूल और विलियस वॉमिटिंग। तो माल रोटेशन का मतलब है जिस जगह जो बॉडी का पार्ट होना चाहिए, इंटेस्टाइन्स होनी चाहिए, वो उस जगह ना होके कहीं और होंगी, तो पूरी बॉडी के फंक्शन ही डिस्टर्ब होंगे। टिपिकल सिम्टम होगा वो होगा विलियस वॉमिटिंग। कैसी होगी? विलियस वॉमिटिंग। ये देखिए माल रोटेशन में जो नॉर्मल पिक्चर यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर दिखा रही है इंटेस्टाइन की प्रॉपर पोजीशन, लेकिन जो सेकंड पिक्चर है माल रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। माल रोटेशन एक बर्थ डिफेक्ट है जिसमें आपकी इंटेस्टाइन जो कि प्रॉपरली और कम्प्लीटली रोटेट नहीं हो पाती है अपनी नॉर्मल पोजीशन में। और कब होगा? डेवलपमेंटल लाइफ में, ऐसा नहीं कि बाद में होगा। तो यहाँ पर जनरली और ये अर्ली प्रेगनेंसी में, अराउंड 10th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में जब डेवलपमेंट होता है इंटेस्टाइन का, उसी टाइम पर ही डेवलप हो जाती है। तो यहाँ पर माल रोटेशन का जो फर्स्ट और मेन साइन है वो क्या है? विलियस वॉमिटिंग। नेक्स्ट वन इज, और यदि इमेज आपको इस तरीके से दी जाए कि ये क्या है, तो यह है माल रोटेशन। नेक्स्ट वन इज हु आर द बेनिफिशियर्स ऑफ मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना। तो मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना के बेनिफिशियर दैट मीन्स लाभार्थी कौन है? वुमेन विथ मेंटल इशू, मेनोपॉजल वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन अबव द एज ऑफ 18 years, वुमेन विद द इनएबिलिटी टू बियर अ चिल्ड्रन। तो मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना, प्रसूति का मतलब होता है प्रेगनेंसी। क्या होगा? प्रेगनेंसी। तो प्रसूति सहायता योजना, मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना की जो लाभार्थी हैं ऐसी प्रेग्नेंट वुमेन जिनकी एज 18 साल से ज़्यादा हो। तो यहाँ पर जो 2022 के तहत जो यहाँ पर मध्य प्रदेश की योजना है एक्चुअल में, यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन जिनकी एज 18 साल से ज़्यादा हो उनके लिए जो योजना लाई गई थी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री प्रसूति सहायता योजना। तो यहाँ पर प्रथम और द्वितीय किस्त के रूप में 3-3 हजार रुपये है जो दिए जाते हैं, टोटल 3,000 रुपये दिए जाते हैं। तो यहाँ पर प्रथम और द्वितीय किस्त के रूप में 3,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा और जो शेष बचे हुए 1,000 रुपये रहेंगे जो श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना के तहत वुमेन को दिए जाएंगे। नेक्स्ट वन इज प्राइमरी कॉम्प्लेक्स इन अ चेस्ट एक्स-रे इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। प्राइमरी कॉम्प्लेक्स और गॉन फोकाई दोनों एक ही टर्म है, किसमें देखने को मिलेंगे? चेस्ट एक्स-रे करवाएंगे तो निमोनिया में, एम्पायमा में, ब्रोंकियोलाइटिस में या फिर ट्यूबरक्लोसिस में। तो प्राइमरी कॉम्प्लेक्स और गॉन्स फोकाई किसमें देखने को मिलते हैं? ये देखने को मिलते हैं ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट का जब चेस्ट एक्सरे किया जाता है तो ग्रेन्युलोमा टाइप से, कॉम्प्लेक्स टाइप से दिखाई देगा। तो इसके लिए क्या कहा गया? गॉन्स फोकाई और प्राइमरी कॉम्प्लेक्स टिपिकली इन द मिडिल और लोअर जोन्स ऑफ द लंग्स। जो लोअर जोन्स रहेगा लंग्स का या फिर मिडिल लंग्स में यहाँ पर ये देखने को मिलेंगे। और ये जनरली या तो प्लूरल इफ्यूजन के कारण भी हो सकते हैं या फिर इनका मेन रीजन होगा, मेन किस डिसीज में देखने को मिलेंगे। तो आपको एग्जाम में या तो गॉन्स फोकाई देखने को मिलेगा और प्राइमरी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट वन इज सीरोलॉजिकल एंड विच टेस्ट कॉमनली आर यूज्ड इन डायग्नोसिस ऑफ रेबीज। तो रेबीज है जो टेस्ट है यहाँ पर कौन से टेस्ट से है जो प्रॉपर तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं? सीरोलॉजिकल और कौन सा टेस्ट किया जाएगा? हेमेटोक्रेट, इन्यूलिन क्लियरेंस, ऑस्कल्टेशन और मॉलिक्यूलर टेस्ट। ये क्वेश्चन MPNHM में आया था। तो सीरोलॉजिकल और जो यहाँ पर मॉलिक्यूलर टेस्ट है दोनों रेबीज को डायग्नोस करने में किए जाते हैं। डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट भी हम जिसको कह सकते हैं कि रेबीज वायरस के जो एंटीजन है आपके ब्रेन टिश्यू में प्रेजेंट तो नहीं है, उसके लिए टेस्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। तो इनमें से नेशनल हेल्थ प्रोग्राम कौन से नहीं है?
नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डीफनेस। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा, जो यहाँ पर अब ऑप्शन ए बी सी डी दिए हैं कि ए बस है कि बी है या नहीं है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है नॉट अ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा नन ऑफ दी अबव, क्योंकि ये सभी क्या है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है। यहाँ पर जो नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट है, तो 1975 में लॉन्च किया गया था। फिर दूसरा है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डीफनेस, तो 2006 से 2007 में एज अ पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसको लाया गया था। फिर आता है नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, जो कि 2007 टू 2008 के बीच में जो 11th 5 ईयर प्लान था, 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसके तहत लाया गया था। और हम हर साल नेशनल टोबैको डे कब मनाते हैं, 31 मई को। Next is, which of the following is the program implemented by the government of India in 2014 to ensure immunization for children up to 2 years of age and the pregnant women? तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2014 में एक प्रोग्राम लाया था, तो यहाँ पर उस प्रोग्राम का नाम क्या है, जो कि 2014 को लॉन्च की गई थी, एंड यहाँ पर जो कि 2 साल के बच्चों प्रेग्नेंट लेडीज तक के लिए थी, तो वो कौन सी थी, मिशन इंद्रधनुष। क्या थी, मिशन इंद्रधनुष, जो कि 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च की गई थी। देन आफ्टर यहाँ पर इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम भी आया था 8 अक्टूबर 2017 को, इसके लिए मोदी जी ने लॉन्च किया था। फिर 2.0 आया था, जो कि जेपी नड्डा ने यहाँ पर इसको लॉन्च किया था। जो 2.0 था और मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम के यदि यहाँ पर आपको सभी के गोल्स पूछे जाते हैं, तो 2030 तक के लिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करना है हमें प्रिवेंटेबल डिसीज को लेके, चाइल्ड डेथ को लेके, तो वो यहाँ पर किसके तहत है, मिशन इंद्रधनुष। मेन आपको मिशन इंद्रधनुष कब लॉन्च हुआ, तो यहाँ पर लॉन्चिंग डेट याद रखना है 25 दिसंबर 2014। 2 साल तक की एज ग्रुप के बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन यहाँ पर कवर किए गए हैं। फिर इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम आया, इसी को है जो मॉडिफाई करके लाया गया, तो 8 अक्टूबर 2017 को। फिर यहाँ पर 2.0 डॉक्टर हर्षवर्धन ने इंट्रोड्यूस किया था मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम का 2.0, तो यहाँ पर भी कवरेज क्या रखी गई थी, जो 2 साल तक के बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैक्सीनेशन वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड बाय, तो वैक्सीनेशन है जो पहली बार कब परफॉर्म किया गया, लुईस पास्चर के थ्रू, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, मैडम क्यूरी और एडवर्ड जेनर। तो फर्स्ट जो वैक्सीनेशन है, फर्स्ट टाइम वैक्सीनेशन कब किसके थ्रू करवाया गया, एडवर्ड जेनर। किसके थ्रू, एडवर्ड जेनर। फर्स्ट वैक्सीन की खोज भी किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने, जो कि स्मॉल पॉक्स के लिए 1798 में बनी थी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पहली वैक्सीन कौन सी, वो थी स्मॉल पॉक्स, और खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने। ओरल पोलियो वैक्सीन की डिस्कवरी किसने की थी, डॉक्टर अल्बर्ट सेविन ने। नेक्स्ट वन इज, इन मिशन इंद्रधनुष ऑल वैक्सीन आर कवर्ड एक्सेप्ट, मिशन इंद्रधनुष में सभी वैक्सीन कवर्ड हैं किसी एक को छोड़कर, डिप्थीरिया, बूफिंग कफ, टीबी एंड पीसीवी, दैट मीन्स न्यूमोकोकल वैक्सीन। तो यहाँ पर मिशन इंद्रधनुष में पहले जो इंक्लूडेड वैक्सीन थी वो थी यहाँ पर, जो कि इम्यूनाइजेशन नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इंक्लूडेड है, लेकिन जो नहीं इंक्लूडेड है वो कौन सी थी, पीसीवी, न्यूमोकोकल वैक्सीन। अब हम यहाँ पर बात करते हैं मिशन इंद्रधनुष का जो एम था कि 2 साल के एज ग्रुप के बच्चे, प्रेग्नेंट वुमेन। तो यहाँ पर पहले थी जो 7 प्रिवेंटेबल डिसीज है, वैक्सीन से प्रिवेंट करने वाली। मिशन इंद्रधनुष में रेनबो में टोटल 7 कलर होते हैं इंद्रधनुष में, वही यहाँ पर 7 डिसीज रखी गई थी, डिप्थीरिया, बूफिंग कफ, टिटनस दैट मीन्स डीपीटी, पोलियोमाइलाइटिस, टीबी, मीजल्स, मेनिंजाइटिस एंड हेपेटाइटिस बी। फिर यहाँ पर 4 वैक्सीन को और ऐड किया गया, पहले 7 थी, जो टोटल पहले 7 रखी गई थी जो मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम बस था। फिर जैसे जैसे प्रोग्राम मॉडिफाई होते गया वैसे वैसे यहाँ पर वैक्सीन को भी ऐड किया गया। तो 7 के बाद यहाँ पर जो 4 वैक्सीन और ऐड की गई वो थी रोटा वायरस फॉर प्रिवेंशन ऑफ डायरिया, मीजल्स एंड रोबेला एंड जैपनीज इंसेफ्लाइटिस एंड आईपीवी यहाँ पर ऐड की गई। तो आफ्टर दैट 4 वैक्सीन और ऐड की गई। तो यहाँ पर टोटल जो अब यदि पूछते हैं तो पहले तो 7 थी, बट लेकिन नाउअडेज जब चेंज हुए मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम में तो टोटल 11 वैक्सीन है जो यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट इज द वैक्सीन्स एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल आर स्टोर्ड इन,
तो पीएचसी लेवल पर वैक्सीन किस में स्टोर की जाती हैं? आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में, जिसको हम आईएलआर भी कहते हैं, डीप फ्रीजर, वॉक इन कोल्ड रूम और कोल्ड बॉक्सेस। तो जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल पर वैक्सीन को स्टोर किया जाता है आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में। अब यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और जो सेकंड चैनल है उस पर भी मैं आपको एक छोटे से टॉपिक के तौर पर ये चीज़ बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगी, बट फिर भी जो पीएचसी लेवल यदि एग्जाम में आता है कि पीएचसी लेवल में वैक्सीन किस में स्टोर की जाती है, तो आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में। टेम्परेचर होता है इसका 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। दूसरा आता है डीप फ्रीजर। डीप फ्रीजर का टेम्परेचर होता है -15 to 25 डिग्री सेल्सियस, जिसमें ओरल पोलियो वैक्सीन जिसका टेम्परेचर यहाँ पर है कितना, -20 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर की जाती है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीप फ्रीजर यूज़ किए जाते हैं। यदि WIC पूछें, क्या है WIC पूछें, तो इसमें 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर जो गवर्नमेंट की मेडिकल शॉप होती हैं वहाँ यूज़ किया जाता है। कोल्ड वैक्स और वैक्सीन कैरियर जनरली सब सेंटर है, यदि वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करना है सब सेंटर है वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन में कहा गया है ब्रेन डैमेज कॉज्ड बाय ऑक्यूमुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लेवल ऑफ टॉक्सिक बिलिरुबिन इन द ब्रेन इज नोन एज। यदि बिलिरुबिन का लेवल हाई होकर ब्रेन में ऑक्यूमुलेट हो जाए तो कौन सी कंडीशन डेवलप होगी? जॉइंडिस, कर्निकटेरस, सेफेलोहेमाटोमा या फिर सिरोसिस ऑफ लिवर। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। जो नेक्स्ट क्लास होगी आज ही इवनिंग में आपको एक और क्लास होगी जिसमें आपको एक पेपर सॉल्व करवाया जाएगा, तो उसमें उसका आंसर आपको दिया जाएगा। आई होप आपको आज की OBG CHN बेस्ड क्लास अच्छी लगी हो। तो जिनका भी अपकमिंग टाइम में पेपर हो, मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दूं कि सभी के लिए बुक अवेलेबल है। फ्लिपकार्ट बुक को में 20% तक ऑफर चल रहा है, आप ऑर्डर कर सकते हैं। ऑल इंडिया कहीं पर भी रहते हैं, डायरेक्ट भी बुक ऑर्डर कर सकते हैं, बट मैं अभी डायरेक्ट आपको इसलिए प्रेफर नहीं कर रही हूँ क्योंकि आपके एग्ज़ाम है और डायरेक्ट जो बुक डिलीवर होती है कोरियर के थ्रू उसमें 10 दिन तक का टाइम लग जाता है, तो आपको डिले हो सकता है। लेकिन फ्लिपकार्ट में 5 से 6 दिन में आपकी बुक आपके एड्रेस पर पहुँच रही है। 20% ऑफर भी है, तो आपको बुक जल्दी से जल्दी ऑर्डर करना है क्योंकि आपके पास जो ऑफ़र है बुक्स पर्याप्त अवेलेबल है, लेकिन बुक में जो ऑफ़र है वो लिमिटेड टाइम के लिए आपको दिया जाता है। सो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। जो भी लोग रेलवे, DSSB, एम्स, नॉरसेट या कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो उनको PDF में मटेरियल अवेलेबल है, आप डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। आज की जो इवनिंग क्लास होगी उसमें इसका आंसर आपको दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।